अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, दोहा के बाद जो इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए और तकरीबन 3 से 4 मरतबा ये जो मुज़ाकरात का एक राउंड हुआ, अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं, जो हुकूमत ने तस्दीक भी की है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो होने वाले मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान ने जो अपना उसूली मौक़िफ़ था वो अफ़गान तालिबान के सामने रखा था, अब उस पर किसी नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ अहम बयानात भी सामने आ रहे हैं। और इस सूरत हाल के बाद जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से भी एक मरतबा फिर इख्तलाफात ख़त्म करवाने की कोशिशें और जो पेशकश है वो भी सामने आ रही हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का एक अहम बयान भी सामने आ रहा है और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अफ़गान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब जो है वो रखें और पाकिस्तान को आज़माना महंगा साबित होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है तो सरहद पार कार्रवाई भी की जा सकती है। ये अहम बयानात हैं। अब इन मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद सूरत हाल किस तरफ जाएगी, शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुंतज़िर करेंगे। शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सर, ये सूरत हाल यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वो नाकाम हो गए। अब उसके बाद जैसे ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का मैंने जिक्र किया, कुछ अहम बयानात आ रहे हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से भी। तो आप सर सूरत हाल क्या देख रहे हैं इन मुज़ाकरात के नाकाम के बाद? आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में फिर कोई राब्ता हो जाएगा, बातचीत आगे बढ़ेगी, या आपको सूरत हाल क्या नज़र आ रही सर? परेशान कुन सूरत हाल है और ठीक है, जाहिर है कि हमारी तरफ से ख़ास तौर पर जो हमारे वज़ीर दिफ़ा के बयानात हैं उनसे तो सिचुएशन और भी भयानक नज़र आती है। और मैं चूँकि ना मेरा कोई राब्ता है हुकूमती ज़राए के साथ, तो मुझे सिचुएशन एग्जैक्टली बिल्कुल कोई इल्म नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या हुआ है इस्तांबुल में जो बातचीत हो रही है। मेरा किसी भी कांटेक्ट कहीं भी नहीं है, तो मैं सिर्फ जो अपनी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है सारे किस्से के बारे में, मैं सिर्फ उस पर बात कर सकता हूँ। जी बिल्कुल यकीनन बिल्कुल। जो हमारा जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक है ये बहुत एक तरह से ट्रबल्ड रिलेशनशिप रहा है। बल्कि मैं आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो 30 सितंबर 1947 को जब पाकिस्तान का केस गया था यूनाइटेड नेशंस में एडमिशन मेंबर बनने के लिए, तो अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री व्हिच कास्ट इट्स नेगेटिव वोट अगेंस्ट पाकिस्तान मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो उस वक्त जिस किस्म के हालात थे वो जाहिर है एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट था, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी वो पॉलिटिकल कन्फिगरेशन थी, सियासी सिचुएशन थी, उसमें कांग्रेस शमशाद साहब माजरत सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये आपने भारत का भी जिक्र किया, तो हाल ही में एक अहम मुलाकात भी हुई थी अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये जो सूरत हाल सर है, आपका तजर्बा और तज़किया क्या कहता है कि आप समझते हैं कि इंडिया भी अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है उसमें इंडिया का हाथ भी यकीनन है? क्यों नहीं करेगा। बात तो ये है कि अगर हम ये सोचें कि इंडिया जो भी कोई हमारी कमजोरी होगी उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी है। अगर हम अफगानिस्तान पे इस कदर वो कर लें कि जी ये इंडिया कभी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ये आप गलत ना समझे, बात ऐसे होती नहीं है। लेकिन अब मैं सिर्फ जो आपको एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा था, आपने मुझे काट दिया, तो मैं फिर तारीख की तरफ जाना चाहूँ कि हमारी जो तारीख है, कतई नजर इसके कि काफी नेगेटिव चीजें हुई हैं, जिस तरह मैंने 30 सितंबर 1947 की बात की है, लेकिन अदरवाइज हमारे जो एंसेस्ट्रल लिंकेजेस हैं वो बड़े बहुत क्लोज हैं। सेंचुरीज के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के और अफगानों के, मजहबी ताल्लुकात हैं, कल्चरल लिंक्स हैं, यानी इतनी क्लोजनेस जो है वो पाकिस्तान की और किसी के साथ नहीं है। ये दो ममालिक हैं, एक ईरान और एक अफगानिस्तान, जिनके साथ हमारे बहुत एंसेस्ट्रल ताल्लुकात और बड़े क्लोज रहे हैं। यानी हमारी सल्तनतें ये लोग आके बनाते थे।
हिंदुस्तान में जब पहली दफा इस्लाम आया है, यही लोग तो थे जो इस्लाम लेकर आए थे। महमूद गजनवी से बात शुरू होती थी, फिर हमारे यहाँ सल्तनत दिल्ली बनी, जो 2.5-3 साल वो रहे वो लोग, उसके बाद फिर मुगल आ गए। तो ये एक सिलसिला जारी रहा, जिससे 1000 साल की मुसलमानों की बर्र सबीर में तारीख बनती बनती गई। और वहां से हम लोग मुसलमान जो थे बर्र सगीर के, उन्होंने अपना वजूद पाया। तो हमारे ताल्लुकात बहुत इनके साथ क्लोज हैं। हमारी जुबान फारसी होती थी, मैं, है ना। और दूसरा ये था कि फिर जब अंग्रेज आ जाते हैं, अभी अफगान यहीं थे, तो उस वक्त अंग्रेज जाके वो अफगानों को हमले, 3 जंगें लड़ी अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ, और तीनों जंगें अंग्रेजों ने हारी, अंदाजा कीजिए। और उसमें एक जंग में तो लेकिन लेकिन शमशाद साहब, ये जितने सर, बात सुन जी जी शमशाद साहब, जी सर मुकम्मल कर, जी मैं, जी जी बात मुझे जरा बात मुकम्मल कर लीजिए कि जो एक जंग में जी 20,000 पंजाबी सिपाही जो अंग्रेजों के थे वो मारे गए थे काबुल में। तो ये वहां से फिर अंग्रेजों ने दे मैनेज्ड कि एक वो जो क्या है ड्यूरन लाइन बनाई गई है, तो वो एक सिचुएशन ऐसी ड्रॉप हो गई थी कि अंग्रेजों ने जो इलाके कब्जा कर लिए थे वो फिर अंग्रेजों की एम्पायर का हिस्सा रहे, और उस हवाले से फिर मुसलमानों का हिस्सा बन गए। अगरचे जिस वक्त पाकिस्तान को आजादी मिली तो फ्रंटियर में हुकूमत कांग्रेस की थी, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो तो फिर हम कायदे आजम ने ये कहा कि नहीं, यहाँ रेफरेंडम होगा, इसके जरिए से होगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस मेजोरिटी में थी। मैं बता रहा हूँ कि 90 की दिहाई में जब तालिबान पहली दफा आफ्टर डिसइंटेग्रेशन ऑफ द सोवियत एम्पायर, जियाउल हक ने जब रेगन की मदद से सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल किया था, तो उसके बाद 90 में जो वो थी बाइपोलर कोल्ड सर्द खत्म हो जाती है, जंग थी। और हमारे उस जिहाद की वजह से जो हमने हमारे मदरसों को अमेरिकनों ने जिहादी इंक्यूबेटर्स में कन्वर्ट करके जो जिहाद लड़ा था, उसके नतीजे में जो था बर्लिन की दीवार गिर गई, ईस्ट यूरोप आजाद हो गया, और यूरोप पूरा प्रॉस्परस हो गया, अमेरिका का सारा मकसद हो गया, क्योंकि सोवियत एम्पायर खत्म हो गई थी, अब अकेला अमेरिका रह गया। उसमें जो बात हमारी ठीक है शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, शमशाद खान साहब गुफ्तगू है जो थी वो आपने सुनी, उन्होंने अहम नुकात जो थे वो सामने रखे। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और खेलदास कोहिस्तानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से सूरत हाल थी उस पर गुफ्तगू आपने सुनी। अब ओवरऑल अफ़गानिस्तान का मामला हो या ISF में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी हमारे सामने है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खेलदास कोहिस्तानी साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया खेलदास साहब, हुमायूं साहब आपका। खेलदास साहब, आपसे सर शुरू करेंगे। अब जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात थे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, अब वो तो नाकाम हुए हैं। उम्मीद थी, पाकिस्तान ने तमाम जो शवायद थे वो सामने रखे, लेकिन इत्तफाक किसी बात पर नहीं हो सका। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी कुछ सख्त बयानात आ रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब के भी कुछ सख्त बयानात हमारी नज़र से गुजरे हैं। ओवरऑल अब आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? और ऐसी सूरत हाल में एक तो मौलाना साहब का भी बयान हमारे सामने, और दूसरा इमरान खान साहब का भी एक बयान है कि वो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं अगर उन्हें कहा जाता है। तो क्या ऑप्शंस हैं, क्या हुकूमत सोच रही है? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात यह है कि हमने हमेशा बातचीत का दरवाज़ा खोल के रखा था, और हम चल के गए हैं अफगानिस्तान। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारा हमसाया है, तो मैं समझता हूँ हमारी बात को उस वक्त भी नहीं सुना गया। हमारे जो मौक़िफ़ था या हमारी जो हमने जो शवाहिद रखे, उसके बावजूद भी अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, दहशतगर्दी हो रही। मगर अब जब ये फिर हमने हालात जो एक दूसरे में दरमियान तल्ख हुए, तो बरादर मुल्क बीच में पड़े, और हमने फिर बातचीत का दरवाज़ा खोला। यही सब चाहते हैं कि बातचीत हो। अब बातचीत के जो मकासद है, जो हमारा
मौक़िफ़ है उसको अगर तस्लीम नहीं किया जाएगा और तस्लीम करने के बाद उस तमाम चीज़ों को मानने के बाद इसमें देखें जो दीगर फ़रीक़ैन हैं, इस्लामी मुल्क है जो बैठे हैं, उसके बावजूद वो उसी मौक़िफ़ पे डटे रहना, उस जो पहले की सूरत-ए-हाल है उसी पे कायम रहना, तो ये वाज़ेह करता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। वो ना टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, ना बाकी जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के अफ़वाज पे हमले कर रहे हैं, उनको खुला लेकिन खेलदा साहब ये जो खान साहब ने पेशकश की है सर, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें, खान साहब का मौक़िफ़ जो है पहले दिन से वो तालिबान से बातचीत के हामी है, बल्कि हामी भी है। उन्होंने दफ़ातर खोलने की भी बात की और वो अपने जब उनका सदर ममलकत था, उनके जो लोगों को पकड़े हुए लोगों को छुड़वाया भी सही, वो आज भी बातचीत चाहता है। मगर बातचीत देखें, जो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता है, जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करता है, वो बातचीत तो पहले भी हमारी तालिबान से हुई है ना। ये नहीं कि बातचीत भी हमने करके देखी है। अभी भी अगर अफ़गानिस्तान से बातचीत हुई तो मैं समझता हूँ हम मसले का हल चाहते थे हम, मगर जब आप जारियत करेंगे, इस्तेमाल होंगे। अब तो देखें ना, भारत भी उनके साथ मिल गया है और भारत ज़बान वो बोल रहे हैं, तो ये अलार्मिंग सूरत-ए-हाल है। तो हम ज़ाहिर है अपने एक-एक इंच की हम हिफाज़त भी करेंगे और हम उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो हमारी इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। अगर कोई पाकिस्तान पे बुरी नज़र से देखेगा, कोई भी मुल्क हो। जी हाँ, ठीक है। हुमायूं साहब, ये सर जो 3-4 रोज़ से तकरीबन मुज़ाकरात जारी थे, उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकलेगा, अब कुछ सख्त बयानात भी आ रहे हैं। आप सर सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं या क्या तजावीज़ हैं, पीटीआई क्या देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिए, जब मैं पीस टॉक के लिए जा रहूँगा और मेरी नीयत होगी कि मैं मुज़ाकरात से चीज़ें हल करूँ, तो अगर आप मेरे साथ सख्त गुफ्तगू करेंगे भी तो मैं अपने लहजे में नरमी रखूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरी नीयत है कि मैं इस चीज़ को कामयाब करूँ और मैं अपने मुद्दे को बदल के, मैं मुद्दे के अल्फाज को बदल के उसी मुद्दे को किसी और तरीके से पेश करूँगा। ठीक है, कि जो शायद आपको बात दफ़ा एक सवाल होता है, मैं आपको बताता हूँ, आप उसको नहीं समझ सकते, उसी सवाल को मैं किसी और तरीके से बताता हूँ, आप रिफ्रेश करता हूँ, आप समझ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे, और ये याद रखें कि अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को मेरे ख्याल में सबसे आखिर में तस्लीम किया था। ठीक है। नंबर 2, पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, चाहे वो 1980s की थी या 2000 की थी, दैट वाज नॉट प्रो अफ़गानिस्तान। हाँ, उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है और उससे अफ़गानिस्तान को भी अपना प्रॉब्लम्स हुई हैं। और ख़ास तौर पर ये पिछले 20 साल अफ़गानिस्तान ये समझता रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिल के उनकी तबाही का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो रीसेंट एक रंजिशें सख्त हैं, उस चिंगारी के ऊपर इंडिया तेल भी छिड़क रहा है और फर्दर आग भी लगा रहा है, और वो अपने जो उसको चपेट पड़ी है उसका फ़ायदा उठा के ये करेगा, और ये हर एक करता है। हर जो होते हैं ना, वो अपना वो बदला प्रॉक्सी के थ्रू कराता है, ये करता है। इसके लिए जिस तरीके से हम जाके बात करेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। नंबर 2, हो सकता है मेरे और आपके दरमियान में जो बात होनी चाहिए उसके लिए मैं मौजूद शख्स ना हूं। खेलदास साहब ज़्यादा मौजूद शख्स हो तो मैं खेलदास को भेजूंगा। तो देखिए, जिरगे में आप उन लोगों को भेजते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, ताकि वो हो जाए जिसके बारे में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। तो आप क्या समझते हैं सर, किसको जाना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, अब एक बात याद रखें, हम लोग एक मुल्क में हैं, लेकिन हम लोगों की मुख्तलिफ रवायात, मुख्तलिफ आदतें, मुख्तलिफ सोच के लिहाज से, चूँकि हम लोग एक टेक्निकली स्पीकिंग मुख्तलिफ कौमें भी हैं। ठीक है। तो ज़्यादा चूँकि ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उनके साथ होते, तो अगर इनकी लीडरशिप
प्रोविंशियल लीडरशिप या इनकी जो नेशनल लीडरशिप जो वहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे लोग जिनकी अगले आप इज्जत करते हैं। मैं आपसे बात करना आता हूँ, आप मेरी इज्जत नहीं करते, आप खेलदास साहब की, तो मैं खेलदास साहब को भेज दूंगा, चाहे आप उनको पसंद करें, लेकिन एटलीस्ट ही इज़ मोर रिस्पेक्टेड, क्योंकि उन्होंने शायद कभी आपके साथ दिया हो। तो आप इस तरह की उसमें आप इस तरह के लोगों को भेजते अगर आपकी नीयत हो कि यार हम लोगों ने वो करना है। जो उन्होंने किया या जिस तरीके से हो रहा है वो गलत हो रहा है, मैं उसके हक में नहीं हूँ। और लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरी नज़र में कि इस सारी चीज़ों को हमें, क्योंकि देखिए मेरे पास चॉइस जो बच रही है ना, वो चॉइस अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं उस चॉइस को अवॉइड करना चाहता हूँ। वजह यह है कि 45 साल से, पिछले 45 साल से इस खित्ते में ये सब कुछ हो रहा है। मैं चाहूँगा कि मैं इसको एट एनी कॉस्ट करूँगा, तो मैं वहाँ पे अपनी जेन्युइनली उन लोगों को, जैसे मौलाना साहब ने कहा, चल अगर आप इमरान खान को, आप लोगों को डर लगता है कि वो बाहर निकला तो शायद वो हो जाएगा, आप मौलाना साहब और बाकी जो वहाँ की लोकल लीडरशिप है जो हम कह रहे हैं वाले, आप उनको भेज दो। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खेलदा साहब, अब ये अफगानिस्तान के साथ साथ जो कल से बहस चल रही है और जो अपोजिशन अरकान है वो मुसलसल ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, वो ISF जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसका हिस्सा बनने के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं, सर इस हवाले से कोई हतमी फैसला हुआ है? ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान है, बैरिस्टर अकील मलिक साहब का भी बयान है, क्या पाकिस्तान ने ये हतमी फैसला कर लिया है कि उस फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं? नादिर देखें, जो भी हुकूमत डिसीजन करती है या कोई बड़े फैसले करती है तो हम हमेशा पार्लियामेंट को एतमाद में लेते हैं। जिस तरह हमारा सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा हुआ था, आपको मालूम है कि डिप्टी वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार साहब असेंबली के फ्लोर पे आकर हुकूमती वर्जन और जो हमारा मौक़िफ़ था वो सारा कौम को आगाह किया, पार्लियामेंट को आगाह किया। तो जो भी फैसले होते हैं जो मुल्क की सतह पे, जो आलमी सतह पे, वो हम ज़रूर पार्लियामेंट को एतमाद में लेते हैं, और जो हमारे इत्तेहादी हैं उनको भी एतमाद में लेते हैं, और ये कौम को भी एतमाद में लेते हैं। पाकिस्तान की तरक्की, तामीर और दिफा और सब के लिए जो भी फैसले होते हैं वो का ये मैंडेट है कि वो अपना कोई भी फैसले करती है, तो बिल्कुल पार्लियामेंट को हम आगाही दें। जो भी हमारे डिप्टी वजीर आजम साहब हैं या वजीर दिफा है, वक्तन वक्तन जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो वो पार्लियामेंट के सामने जरूर रखा जाए, क्योंकि ये जमहूरी हुकूमत है। पार्लियामेंट की हम हमेशा तौकीर चाहते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, और ये पार्लियामेंटन का हक है कि उनको तमाम मामला में उनको आगाही दी जाए, और वही फोरम है अवाम को आगाही करने का भी। हाँ ठीक है, लेकिन हुमायूं साहब, ये जो हमने PTI के रहनुमाओं के भी बयानात देखे ये ISF के हवाले से, सर खेलदा साहब तो कह रहे हैं कि हमने हमेशा पार्लियामेंट को एतमाद में लिया है और अब भी अगर कोई हतमी फैसला होगा तो वो आपको एतमाद में लेंगे, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या पाकिस्तान हिस्सा बनने जा रहा है? क्योंकि आपके भी कोलीग हैं पार्लियामेंट के अंदर, बातचीत होती होगी। मैं पता नहीं, मैं शायद मैं वो यादाश्त मेरी उतनी अच्छी नहीं है। सऊदी अरब के उन्होंने कोई पार्लियामेंट को कोई वो प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई थी, या उसमें सिर्फ ये कहा था कि हमने एक मुआहदा किया है और उस मुआहदे में हमने कहा है कि हम उधर अटैक हुआ तो ये होगा? देखिए, ब्रीफिंग होती है जब आप उस मुआहदे के शिकों के ऊपर डिस्कशंस करते हो कि हमने ये इसलिए किया और हमें इसमें ये मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है, हमें मैं आई डोंट रिमेंबर कि इस तरह की कोई बात हुई है। आई डोंट रिमेंबर। खेलदा साहब तो कह रहे हैं कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर। अच्छा, आई डोंट। आपको याद है कुछ? सर मुझे उनका बयान, पॉलिसी बयान याद है। नहीं, आपको याद है कि वहां पे डिस्कशन, जिसको हम डिस्कशन नहीं, पॉलिसी बयान। तो इसका मतलब है देखिए, पॉलिसी तो वो उधर भी उन्होंने कह दिया था आते साथ ही कि हमारा ये हो गया है। देखिए, वो एक ऐलान होने में और एक डिस्कशन में होने में, ब्रीफिंग होने में बड़ा फर्क है। हाँ। ठीक है, सो कोई ब्रीफिंग नहीं। आप इन कैमरा ब्रीफिंग चाहते हैं कि डिटेल्स सामने आनी चाहिए? यस, सामने ना आए, इन कैमरा आप बताते हो कि यार ये चीज़ें हुई है, इस वजह से हुई, इस वजह, और इन कैमरा क्या बहुत सारी चीज़ें आप सामने करो, उसमें कोई ऐसी शिक हो कि जिससे बताने से नुकसान होता है मुल्क को, वो ना बताओ, लेकिन बाकी चीज़ें तो बताओ ना। हर चीज़ छुप के करने में क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? हम कोई गलत काम कर रहे हैं, किसके बाप का खा रहे हैं? हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, इन लोगों ने नहीं रहने दिया वो और बात है, पर हम हैं। तो भाई बताओ, डर के मत करो। अभी आप जो बात कर रहे हैं
वाकई सुनने में यह आ रहा है कि हम लोग अब सो कॉल्ड आईडीएफ जो इजराइल की जो फोर्स है उसके नीचे हम होंगे। ये फोर्स आपके नजदीक इजराइल की है और किसकी होगी? ये तो सर न्यूट्रल एक मुस्लिम ममालिक है ना। नहीं 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 नहीं, एक बात याद रखिए, वो उनकी नहीं है। अगर आपने करना है, असल चीज है आपको वहां पे यूएन बेस्ड फोर्स होनी चाहिए। तो सर ये खेलदार साहब से पूछ लेते हैं कि यूएन बेस्ड फोर्स अगर नहीं है, अगर क्योंकि नाम जो तजवीज़ किया गया है वो टोनी ब्लेयर का किया गया है, दूसरा अमेरिका है, इन दोनों की आप हिस्ट्री देख लें। अभी उसने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? उसने कहा कि ये जो अभी इजराइल ने किया है ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है, उसने अपनी डिफेंस में किया है। बच्चों के खिलाफ डिफेंस चाह रहे हैं। आप एक काम करते ना, हम उसको इस अटैक के ऊपर जो उनका बयान है उस पर एक दफा फिर नॉमिनेट कर देते हैं पीस प्राइज के लिए, ठीक है, कर लेते हैं, और या फिर जाके सलूट मार लेते हैं। इस दफा जाते हम खेलदास साहब को भी कह देते, ये भी जाके प्राइम मिनिस्टर के साथ सलूट मार दें, सारे मिला के कर लेते हैं। सो आप अगर जाने सलूट मारने के लिए आपको भी ले जाएंगे। नहीं सर, ये जहाज में बाद सीटें खाली होती है ना, बाद सीटें खाली होती हैं। वो लोग कहते हैं जहाज में, वो कहते हैं जहाज में सीटें खाली हो, कोई भी आके बैठ जाए, बीवी बच्चे वगैरह वगैरह बैठ जाए, जहाज तो वैसे भी जा रहा है। खेलदास साहब, ये जो नुक्ता हुमायूं साहब ने उठाया है सर कि ये इजराइल की फोर्स होगी, और दूसरा ये पीस एग्रीमेंट के बाद भी जो फ़लस्तीन पर वहाँ पर जो इजराइल की जानिब से हमले हो रहे हैं, सर ये सूरत हाल फिर किस तरह देख रहे हैं? आप भी समझते हैं कि उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, और जो नुक्ता हुमायूं साहब उठा रहे हैं कि ये इजराइल की फोर्स होगी? देखिए, पहली बात, हुमायूं साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया, पॉलिसी बयान दिया गया है। पॉलिसी बयान देखो, वज़ीर आज़म कोई भी फैसला अकेले नहीं करते हैं, वो काबीना से मंजूरी के बाद ही सारे अहम फैसले होते हैं। काबीना से कोई भी मुआहदा हो, कोई भी कदम हो, वो काबीना उसमें जो है उनसे मंजूरी होती है। तो ये बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को, इनके पास तो अपोजिशन लीडर का ओहदा ही नहीं है जो डिमांड करे कि भाई ये मामला पार्लियामेंट में ले आया जाए। आप में इतनी अहलियत नहीं है। उन्होंने दिया है, चकजी साहब का नाम तो अब दिया है, वो नोटिफाई होना है। खेलदार साहब, उन्होंने चकजी साहब का नाम तो दिया है, अभी वो नोटिफाई होना है। किसने नोटिफाई करना है? स्पीकर साहब। क्यों नहीं कर रहे? नोटिफाई तस्दीक चाहते हैं स्पीकर साहब को करना। देखें, लेकिन सर वो चाह रहे हैं कि जो दस्तखत है उनकी तस्दीक हो। खेलदार साहब, मैं वही कह रहा हूँ, ये मेरा और आपका या किसी और का सवाब नहीं है। स्पीकर चाहे तो महमूद खान अचकज़ई साहब को नोटिफाई करे, कब करना है, करना भी है, नहीं करना है, क्या उसमें टेक्निकली कानूनी क्या रुकावटें हैं, क्या आईनी रुकावटें हैं, वो स्पीकर का फैसला है, वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मगर ऐसा शख्स नहीं है जो अपना पार्टी का बंदा लाके अपोजिशन लीडर बनाए। अपोजिशन लीडर के लिए इनके पास कोई एतमाद नहीं है किसी अपने पार्टी के रुकन पे, किसी अपने एमएनए पे। अपोजिशन, जब आप अपोजिशन ही नहीं करेंगे तो आप डिमांड क्या करेंगे? और हम तो जब अपोजिशन में थे तब भी आप अहम फैसलों में पार्लियामेंट, जब अस्करी क़यादत, सिविलियन क़यादत बैठती थी, वज़ीर आज़म तो आपका नहीं आता, तब भी आप शामिल नहीं होते थे। तो आपको इन मामला से दिलचस्पी नहीं है, आपको मुल्क के मसाइल से दिलचस्पी नहीं है, आपको पाकिस्तान के जो आलमी लेवल पे जो वक़ार बहाल हुआ है उसमें आपको वो हज़म नहीं होता है। तो वो जमात डिमांड कर रही है कि आप पहले अपना आईनी जिम्मेवारी पूरी तो करें, अपोजिशन का कोई अपना बंदा तो लाएं। तो ये सारी बातें नहीं, लेकिन एक चीज बता दें खेलदार साहब, ये जो दस्तखत पीटीआई ने जमा करवाए हैं, क्या हुकूमत को कोई डाउट है, कोई शक है उन दस्तखत पर? आप समझते हैं कि जो जमा करवाए गए हैं शायद उनमें से बाज़ अरकान ऐसे हैं जिन्होंने वाकई दस्तखत नहीं किए? क्या कोई आपको डाउट है इस हवाले से? देखें, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं टीवी पे आकर कहूँ कि दस्तखत सही है गलत है। ये स्पीकर ऑफिस का काम है, स्पीकर ऑफिस से बताया जा सकता है, उससे वहां से मालूम हो सकता है, और स्पीकर साहब का फैसला होगा कि अपोजिशन लीडर कब करना है, कौन सा करना है, क्या नाम आए हैं, नाम सही है गलत है, दस्तखत है नहीं। ये इसमें हमारा गवर्नमेंट का काम, स्पीकर सबका स्पीकर है और पूरे ऐवान का वो कंस्टिट्यूएंट है, वो उसको फैसला करना है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ये मामला तो है, स्पीकर कौमी असम्बली के अंदर भी आना है, सेनेट के अंदर भी आना है,
लेकिन ये जो अदालती अहकामात के बावजूद सीएम साहब की मुलाकात खान साहब के साथ नहीं हो रही, और अब काबीना की तश्कील के हवाले से तो कहा जा रहा है कि शायद चंद नाम सामने आ रहे हैं, आपकी नज़र में कोई इससे हटके ऑप्शन आपके पास या सीएम साहब के पास मौजूद हैं, वो कानूनी हो या सियासी हो, कि किस तरह आगे बढ़ना? कानून सीएम के ऊपर टाइम की पाबंदी नहीं देता कि आपने 3 दिन के अंदर या 3 हफ्तों के अंदर या 3 महीनों के अंदर काबीना बनानी है। अच्छा, पाबंदी नहीं है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ओके। काबीना बनना ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर आप वर्क नहीं चला। हाँ, इसका अगर मैं हूँ और अगर मैं बदनीयत इंसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार ये, या लेट्स से अगर मेरे साथ आप मुझे कह रहे हैं कि जी आपने ये ना किया तो मैं कर लूँगा, तो मैं उसका तोड़ हो सकता है, मैं एक बंदे को नॉमिनेट कर लूँ कि यार ये तू मेरा वज़ीर है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मिनिमम काम पूरा कर लिया। ठीक है, सवाल ये उठता है जब हम कानून की बात करते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, एक जज आपको कहता है कि इसकी मुलाकात करा दो। हाँ। आप उसकी मुलाकात क्यों नहीं करते हो? वो कौन सा ऐसी फोर्स है, पंजाब ये जो जेल खाना जात का आईजी या वहाँ का सुप्रिटेंडेंट जेल या प्राइम मिनिस्टर या दाखिला वजीर दाखिला, चाहे वो फेडरल हो या जो सूबाई हो, ये कौन इनमें से हैं जो उसकी बात नहीं मान रहे और क्यों नहीं मान रहे? आपकी नजर में अगर सुने मैं उसको छोड़ दें, मैं अगर नहीं है कि कौन है, मैं कहता हूं अगर जिस मुल्क में चाहे वो 26वीं तरमीम के बाद एक एग्जेक्टिव जुडिशरी क्यों ना हो, आप उसकी भी बात नहीं मान रहे, दैट मीन्स आपकी नज़र में जजों की कानून की कोई हैसियत नहीं है। एक उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट नहीं है। नंबर 2, इस मुल्क में कानून एक्चुअली है नहीं। इस वक्त पाकिस्तान लाकानूनियत का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर आइन भी नहीं है। मैं वजह बता देता हूं। अगर मैं कन्विक्ट हो जाता हूं, मेरी कन्विक्शन के बाद जब तक मेरा रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में नहीं जाता, इलेक्शन कमीशन बजाते खुद मेरे खिलाफ नोटिस नहीं ले सकता। ठीक है। अच्छा, नंबर 3, मैं जब इलेक्शन में जीत जाता हूं, मैं अगर पार्लिमानी पार्टी में नहीं भी जाता, 6 महीने बाद भी ज्वाइन करता हूं, मैं आजाद डिक्लेयर नहीं हो सकता। मुझे रिजर्व सीट बेशक मत दो, हाँ, लेकिन मैं आजाद नहीं हूं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें पिछले 3-4 साल से बगैर कानून के जुल्म के लिहाज से चल रही है, और यही वजह है कि 4 साल से ये 2 जीडीपी को नहीं क्रॉस कर रहे। ठीक है हुमायूं साहब, एक हुमायूं साहब का जो नुक्ता था खेलदा साहब, वो आपने सुना। अब आखिर में सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि ये जो नुक्ता उठाया जा रहा है कि अदालती अहकामात के बावजूद सीएम साहब की मुलाकात अगर नहीं हो पाती, जैसे हुमायूं साहब ने भी फरमाया, तो आपकी नज़र में फिर रुकावट कौन है? अगर अदालत का हुक्म है तो उसके बावजूद कौन है जो इसमें रुकावट बन रहा है? देखें, मैं समझता हूं कि ये जेल के बाहर हमेशा तमाशा लगाते आ रहे हैं, और जब भी इनको पहले अलीमा बाजी आती थी, वो झगड़े भी होते थे। इनको कैबिनेट बनानी है तो ये सिंपल, अगर इनका बानी पीटीआई जो है मुल्क के खिलाफ एक्स पे पोस्ट रख सकता है, मुल्क के खिलाफ आर्टिकल लिखवा सकता है, अदालतों इदारों के खिलाफ लिखवा सकता है, तो काबीना के नाम कुछ भेज दें। ये अपना आईनी किरदार इसको सीएम केपीके को अदा करना चाहिए। जिद्दा ना किस चीज़ की है, ज़ाहिर है कोई मुलाकात में ये कराना, ये जेल से का काम है, कोई ज़रूर रुकावट होगी, कोई सबब होगा जो नहीं मिला रहे, तो ये उनका काम है। हमारा तो इसमें काम नहीं है कि मैं बताऊं कि हमें मिलना चाहिए नहीं चाहिए। ये काम उनका है। जो इंतजामी मामलात है वो इंतजामी मामला देखे जाते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई कंसर्न होंगे और कोई होंगे, तो सीएम को चाहिए अपनी काबीना बनाए जो उसको, जिसका उसने हलफ लिया है वो हलफ पे चले। अगर हलफ पे नहीं चलता है तो वो ठीक है, ये सूबे के साथ जाता है। चल ठीक है हुमायूं साहब आपका, खेलदा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।